जो पार्टियां महंगाई मुकाओ मार्च करके इक़्तिदार में आई हैं, वो महंगाई के नए रिकॉर्ड बनाने पर तुल गई। बड़े बड़े बम गिराते हैं, वो भी आपके जा रहा है खजाने के अंदर। लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं आप? लोड शेडिंग का अजाब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे घर तो कम से कम आध घंटा अगर लाइट आती है तो 1 घंटा जाती है। 12 घंटे वाला मुझे नहीं समझ आ रही लोड शेडिंग। ये मुल्क जो है वो तेजी से खाई की तरफ जा रहा है, कोई इसको ब्रेक लगाए। मैंने पाकिस्तान टूटते देखा का उन्वान चुन करके रखा है। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में महंगाई की मार पर बात करेंगे जिसने गरीबों को फाकों पर मजबूर कर दिया है। हुकूमत सस्ता रूसी तेल क्यों नहीं खरीद रही और क्या सियासी जंग का फैसला अदालत में होगा, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले जिक्र करते हैं महंगाई की मार का जिसने गरीबों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। जो पार्टियां महंगाई मुकाओ मार्च करके इक़्तिदार में आई हैं, वो महंगाई के नए रिकॉर्ड बनाने पर तुल गई हैं। सिस्टम देखिए, आवाम को पहले धोखा ये दिया कि महंगाई की वजह से पीटीआई हुकूमत की नाअहली नालायकी है। अगर अपोजिशन को इक़्तिदार मिला तो महंगाई के अजाब से जान छूट जाएगी, क्योंकि इन्हें अपनी तजर्बाकारी पर नाज बहुत था। लेकिन इक़्तिदार मिलते ही इन तजर्बाकारों के हाथ पांव फूल गए। अब झूठ ये है कि महंगाई की वजह साबिक़ा हुकूमत की पॉलिसियां थी। महंगाई के मारे ये भी मान लेते हैं, लेकिन सवाल सादा सा है कि हुजूर फिर आप किस मर्ज की दवा हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि खजाना खाली है, दूसरी तरफ गैर मुल्की दौरों पर दौरे किए जा रहे हैं। क्यों? अवाम जानना चाहती है। आम चीज़ों पर सब्सिडी देने के आपके पास पैसे नहीं, लेकिन इन दौरों की इश्तिहारबाजी और अपने मनपसंद बिकाऊ माल मीडिया ग्रुप्स को नवाजने के लिए कमी कोई नहीं। ये सितम नहीं तो और क्या है कि मुल्क में मई के दौरान महंगाई की शरह तकरीबन 2.5 साल की बुलंदतरीन सतह 13.76% तक पहुंच गई है। ये दायरा शुमारियात के दादोशुमार हैं कि नकलो हमल और खुराक की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 30 रुपए महंगा, बिजली 4 रुपए महंगी और गजब खुदा का घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 200 रुपए इजाफा। 200 रुपए इजाफा। दिल पर हाथ रखकर बताएं कि ये महंगाई मुकाओ प्लान है या गरीब मुकाओ एजेंडा। आपके बकौल आटा भी सस्ता मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सस्ता आटा, मगर कहां? सिर्फ हुकूमती ऐलानात और बयानात में। बड़े ताने दिए आपने पीटीआई को, नए पाकिस्तान के बड़े तबर्रे किए। अब अपना पुराना पाकिस्तान देख लें कि यहाँ गरीबों को यूटिलिटी स्टोर पर भी महंगाई से अमान नहीं मिल रही। इख्तिलाफ राय भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पुरअमन एहतजाज करने वालों पर जो सितम वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तोड़े, बकौल इमरान खान, इसने जनरल डायर की याद ताज़ा कर दी है और मौसूफ अब भी धमकियाँ देने से बाज नहीं आ रहे। चलें सियासत को छोड़ें, मईशत को ही संभाल लें। आपकी तजर्बाकारी अब कहाँ गई? रूस से भारत सस्ता तेल खरीद कर अपने लोगों को रिलीफ दे सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं? अवामी मफाद की बजाय हुकूमत को अमरीकी नाराजगी क्यों मुकद्दम है? इसका भी जवाब चाहिए, क्योंकि आपके तर्ज अमल से लग रहा है कि इमरान खान का बयानिया दुरुस्त है कि आप रिजीम चेंज के सहूलतकार हैं। आपके पास अपने लोगों के लिए कोई सहूलत नहीं। अपने मफादात को महफूज बनाने के लिए आपने इस्लाहात कर ली, तरामीम भी फौरी करके, बल्कि बहुत फौरी कर ली, लेकिन आवाम के लिए आपके पास कुछ नहीं। इसी अवामी मसले महंगाई से आगाज़ करेंगे। नज़ीर लगारी और नूर आरिफी मेरे साथ हैं। लगारी साहब, ये तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत ने ठान ली है कि रोज़ाना एक ना एक महंगाई बम गिराना है लोगों पर। कभी पेट्रोल का हम सुन लेते हैं, कभी बिजली का, कभी गैस का। अब आप देख लीजिए कि खाने पीने का तेल, घी, वो भी महंगा हो गया और काबीना में बैठकर ये फैसले हुए हैं। और ऊपर से जुल्म ये होता है कि अब हमने कल इश्तिहारात पर बात की, आज फिर इश्तिहारात हैं। शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर भी लगी है और उसके बाद लिखा हुआ है कि कल के अखबारात मुलाहिजा करें आप कि हम क्या करने जा रहे हैं, वो कल देखिए। ये तो एक सीरीज चल रही है। और दूसरी तरफ जनाब, यहाँ पर सब्सिडी थी तेल पर जो यूटिलिटी स्टोर में, वो वापस ले ली है। चले 100 रुपये वापस लिया, अगर ये इश्तिहारात से रोके तो मेरा ख्याल है चले 2 रुपये भी हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वो इन इश्तिहारात से बेहतर नहीं लगारी साहब? ऐसे हुकूमतें कभी नहीं समझती हैं। ये कुर्सी का मामला ऐसा होता है कि जब कोई कुर्सी पर आकर बैठता है तो उसे हर चीज़ हरी हरी नज़र आती है और वो जो है नहीं देखता है कि भाई अब सूरत हाल कहाँ जा रही है, मुल्क कहाँ जा रहा है, मुल्क के हालात कैसे हैं, उनको कोई नहीं देखता। गरीब के चूल्हे की तरफ कोई नहीं देखता है। गरीब के जो है वो उसके घर का गुजारा कैसे होगा, उसके बच्चे कैसे
जो है वो खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, इस पर किसी की नज़र नहीं होती। कुर्सी पर आना एक मसला होता है, शायद उस वक्त तक सब कुछ नज़र आ रहा होता है कि मैं ठीक कर दूंगा और फिर ठीक इस तरह किया जाता है। आपने कहा कि रोज़ाना एक ना एक चीज़, यहाँ तो थोक के हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें तो पहले यूँ बढ़ती थी कि चलो 1 बढ़ गई, 2 बढ़ गई, 3 बढ़ गई। अब पिछले दौर में भी कीमतों की क़यामत टूटी हुई थी। अब तो कीमतें जो हैं एक बहुत बड़ा हमारे लिए, इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गई हैं। और समझ ही नहीं आता है कि भाई आपने दुनिया भर से कर्जे लिए हुए हैं, वो कर्जे पाकिस्तान के ख़जाने में पड़े होंगे। आपने FBR कहता है कि हमने रिकॉर्ड जो है वो रेवेन्यू जमा किया है, वो भी आपके उसमें ख़जाने में पड़ा हुआ है। आप जो बड़े बड़े लोगों पर बड़े बड़े बम गिराते हैं, वो भी आपके जा रहा है ख़जाने के अंदर। लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं आप? यानी आपके अपने जो भी इशूज़ हैं आप फिर बताएं कि हुकूमत कैसे चला रहे हैं। कर्ज लेकर कर्ज देने वाले, अब आप मुल्क की अगर बेस नहीं बढ़ाएंगे, अगर लोगों के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे, अगर आप लोगों के अंदर जो है वो उनके मसाइल हल करने की तरफ नहीं जाएंगे, लोगों के पास है क्या? लोगों के पास जॉब्स कम हो रही हैं और श्रिंक हो रही हैं, होती चली जा रही हैं। पिछले दौर में भी लोगों की जॉब्स गई। इन्होंने तो पिछले दौर वालों ने तो बड़े वादे किए थे कि हम 50 लाख जॉब देंगे, 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे और 10 अरब दरख्त लगाएंगे। आप सूरत हाल ये है कि गर्मी के मौसम में लोगों की ज़िंदगी नहीं गुजर पा रही है, इसलिए कि ग्लोबल वार्मिंग ने जो है मुल्क के हालात ख़राब कर दिए हैं। ये ज़मीन बचती है नहीं बचती है, हम गरीब लोगों की वजह से मालूम हो गया कि ज़मीन की ज़िंदगी के लिए ख़तरात पैदा हो गए और हमारी तरफ से आगाज़ होगा। फिर महंगाई की ये हालत है कि लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये हुकूमत करने के लिए आते हैं, लोगों के ऊपर गर्दनों के ऊपर बैठकर और उनका लहू नचोड़ने के लिए, उनका खून नचोड़ने के लिए और उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए आते हैं, ये कोई मसला हल करने के लिए नहीं आते हैं। सही। और ये हर हुकूमत का यही रवैया होता है। अच्छा नूरुल आरिफीन, अब जिस तरह लगारी साहब फरमा रहे हैं हर हुकूमत का है, लेकिन ये इस हुकूमत का चूँकि दावा बड़ा नया था और बड़ा पुरजोर था और फिर हमारी तारीख में पहली दफ़ा इस तरह से हुआ कि अदम इत्मीनान कामयाब हुआ, शायद इसलिए इस हुकूमत से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन FBR को मुबारकबाद दे रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के जी, रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया। टैक्स इकट्ठा इसका मतलब है हो रहा है, कम से कम कुछ बेहतर हुआ। खुर्रम दस्तगीर साहब जिनका दावा था कि 1 मई से लोड शेडिंग खत्म होगी, अब उन्होंने एक और नवीद सुना दी है कि जी जून खत्म होने से पहले पेट्रोल हम मजीद महंगा करेंगे। लोड शेडिंग का अजाब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे घर तो कम से कम आध घंटा अगर लाइट आती है तो 1 घंटा जाती है, 1 घंटा आती है तो 1.5 घंटा जाती है। तो ये 12 घंटे वाला मुझे नहीं समझ आ रही लोड शेडिंग, कम से कम मेरे घर में या जितने मैं लोगों को सुन रहा हूँ 12 घंटे से ज़्यादा ही है। इसके बाद आपके सामने सरकारी दादोशुमार रख रहा हूँ, 31.77% जनाब ट्रांसपोर्ट में महंगाई हुई है, 17.25% खुराक की कीमतों में महंगाई हो गई। तो अब आरिफीन क्या बनेगा एक आदमी, आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी का ये होगा कि लोग लाइन में लगा करके अपने बच्चों का गला दबाएंगे माज़अल्लाह, अल्लाह रहम, या तो फिर ये सेठ और साहूकार जो हैं इनकी गाड़ियां रोक करके खुद कुछ बम्बार बन करके इनकी गाड़ियों के सामने लेटेंगे। इसके आगे ये जो खुर्रम दस्तगीर ने नवीद मुसर्रत सुनाई है, ये तो मैं और आप पहले से जानते हैं कि पेट्रोलियम प्राइजेज इन्होंने कहाँ तक लेके जानी है। अंदाज़ा तो हम सबको है कि 200 से प्लस ये लेकर के जाएंगे, लेकिन उस वक्त सवाल आपका बिल्कुल बरहक है कि उस वक्त सूरत हाल क्या बनेगी। उस वक्त सूरत हाल क्या बनेगी, तो सूरत हाल का अगर बिल्कुल मुबहम सा खाका मैं खींचूँ तो ये मैंने बच्चों वाली बात की है, वरना अगर तस्करा तवील हुआ तो आप यूँ समझिए कि बेरारवी आम हो जाएगी। लूट मार चोरी चकारी जो है वो फैशन नहीं बल्कि वो ज़रूरत बन जाएगा। और ये करने में लोग इस हद तक हक बजानिब ज़रूर होंगे कि उनकी सरकार या उनकी मुंतखब सरकार या उन पर मुसल्लत करदा सरकार को लोगों की हालत से कोई गर्ज नहीं है। उनको अगर गर्ज है तो अपने गैर मुल्की आकाओं की तसल्ली और उनकी तशफ़ी से, जिनकी मर्ज़ी से यहाँ हुकूमतें आती हैं, ये पहली हुकूमत नहीं है। इससे पहले वाली, उससे पहले वाली और इसके बाद वाली भी अगियार के एजेंडे की तकमील के लिए ही आएंगी। ये मेरा ईमान है, ईमान कामिल है मुझे इस बात पर। कोई हुकूमत पाकिस्तान में महज पाकिस्तानियों की मर्ज़ी और मंशा से उनकी एजेंडे की तकमील के लिए नहीं आ सकती अनलेस एंड अनटिल के अंकल लोग इसकी अप्रूवल दें। ये जो कर रहे हैं ये भी बिल्कुल वही कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा है? अच्छा ज़रा मैं 2-3 चीज़ें सोच रहा था और मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग। नून लीग हुकूमत को लीड कर रही है, नून लीग का वज़ीर आज़म है जी।
और नून लीग का जो सबसे जरखेज, उनके तहत जो सबसे जरखेज दिमाग है सागदार, वो फाइनेंशियल मामलात से बिल्कुल इररेलेवेंट वहाँ दयारे गैर में बैठा है जी। नून लीग का कायदे तहरीक, जिसका छोटा भाई मुल्क को चलाने की इस वक्त अदाकारी कर रहा है, वो आदमी यहाँ के मामलात से सिर्फ इतना रेलेवेंट है कि यहाँ के मामलात पर रोज़ लबकुशाई करता है, कोई एक खुशकुन या गुमराहकुन बयान दाग करके और फिर एक मरतबा फिर लिहाफ ओढ़ के सो जाता है। ये सारी बातें, वो कहते हैं ना कुरान की आयत जो है, और निशानियां इसमें साहिबान अक्ल के लिए तो कोई है जो गौर करे। इसका मतलब सिर्फ ये कि इनको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि अवाम जीती है या मर जाती है। इनको सिर्फ और सिर्फ जिस काम की तकमील के लिए लाया गया है, इनको वो काम करना है और उसके बाद दे मार 4.5 करके ये भी अपना साइड पे हो जाएंगे। फिर उसके बाद लाने वाले किसी और नए चेहरे को लेकर के आएंगे और फिर मैं और आप या तो उसके गीत गाएंगे या तो फिर उस पर तवर्रा करेंगे और चांदमारी फरमाएंगे। अच्छा, अब आरफीन, आपने जिस तरह कहा कि आपको इस बात का यकीन है कि जो भी हुकूमत आएगी वो ये काम करेगी, लगारी साहब कह रहे हैं पहले भी ये करते थे, तो फिर तो लगारी साहब ऐसे लगता है कि एक, अगर हम मीशत को देखें कि ये जब तब्दीली आ जाती है एकदम, ये देखिए ना जिस तरह हमने देखा कि अदम एतमाद की तहरीका में भी, तो अदम इस्तेहकाम की वजह से शायद मामला ज़्यादा बिगड़ते हैं। तो अब लगता है कि इनको 1.5 साल पूरे करने दें, वरना इमरान खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन पहले हो जाए तो शायद और ज़्यादा मामला ख़राब हों, या सोचते हैं कि चलो कोई केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, वो कोई फैसला कर लेगा, क्योंकि इस हुकूमत से भी फैसले तो नहीं हो रहे। मिफ्ता इस्माइल साहब का इंटरव्यू देखिए, उसमें वो CNN की एंकर ऐसे लग रहा है कि वो कह रही है कि भाई ले लो तेल, सस्ता मिल रहा है रूस से। वो कह रहे हैं नहीं, अगर पाबंदियां ना हो, गंदम हम ले लेंगे, तेल हम नहीं ले सकते। वो बेचारी मिसाल दे रही है कि भारत ले रहा है। मैं भी खुद अर्ज कर देता हूं कि श्रीलंका जैसा मुल्क भी ले रहा है, वो भी शायद बहाना बनाएगा आलमी ताकतों के आगे, देखे हम दिवालिया हो गए तो पाकिस्तान को दिवालिया करके ही दम लेना है। हम भी तो ये जाकर कह सकते हैं कि आप हमारे हालात देखिए, या आप हमें सस्ता तेल दे दें, आप बता दें कि मईशत किस तरह चल सकती है। क्या लोग सड़कों पर आ जाएंगे? क्या यहाँ पर आलमी ताकतों के लिए, अमेरिका और यूरोप के लिए लोग बड़े अच्छे कलमात कहेंगे जब मुल्क इस हालत में चला जाएगा? तो लगारी साहब, ये जो सस्ते तेल का मामला है रूस से, ये क्यों नहीं इस तरफ हुकूमत जा सकती? पहले कहते थे कोई खत ही नहीं, अब खुद मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा जी खत तो लिखा था लेकिन कोई जवाब नहीं है, तो उसके लिए कोई पहल ही कर लें। देखिए, मेरे ख्याल है कि सब ने तय कर लिया है कि एक फेल स्टेट बनाने की तरफ चल रहे हैं सारे के सारे, और इसके अंदर सारे के सारे पाकिस्तान के जिन लोगों ने संभालना है वो शायद इस बात पर मुत्तफिक हैं, और डिक्टेशन लेनी है और डिक्टेशन को पूरा भी करना है, ये भी शायद तय हो चुका है। मैंने काबीना का एक इजलास हो रहा था, जनाब नवाज शरीफ साहब ने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया था, मुझे भी उन्होंने फरमाया था, मैं भी पहुँचा था। तो उसमें मैंने इनसे गुजारिश की थी कि ईरान ने गैस पाइपलाइन बिछा दी है पाकिस्तान की सरहद तक, आप बाकी पाइपलाइन जो आपने बिछानी वो क्यों नहीं बिछाते? और मैंने कहा कि ईरान ने आपको पैसे दिए हुए हैं मगर आप उनको गंदम फराहम नहीं कर रहे हैं, आपने उनसे पैसे भी ले लिए हैं और गंदम फराहम नहीं किया, ये क्या मसला है? तो उन्होंने खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ देखा था और कहा कि जी ये सवाल पूछ रहे हैं, आप इनका जवाब दें। अच्छा, तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि जी पाबंदियां हैं इस वजह से जो। फिर मैंने वहाँ भी ये मिसाल दी थी कि ईरान की और इंडिया की जो ट्रेड, दो तरफा तिजारत है, उसका हुजम 15 अरब डॉलर से ज़्यादा है, आपका 1 अरब डॉलर से कम है। भाई इंडिया कैसे तिजारत कर रहा है उसके साथ? इंडिया कैसे चीज़ें ले रहा है और दे रहा है? तो ये हुकूमत लगता है कि डिक्टेशन पर है, और पिछली हुकूमत भी कोई बहुत ज़्यादा कारनामा जो हमें बताया जा रहा है वो ये था कि एक ख़त लिखा था, वो ख़त हमने भी पढ़ लिया है जनाब हमाद अजहर साहब ने, और वो ख़त कब लिखा गया, कब चीज़ें तय हुई, इन तमाम चीज़ों के अलावा अब भी अगर मौका है और पाकिस्तान से इनकी मोहब्बतें, तमाम इदारे मिल बैठें, तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठें, वो किसी भी रंग में हो, किसी भी रूप में हो, कैसे भी कपड़े पहनते हूँ, वो पीले नीले काले जिस तरह के भी कपड़े पहनते हूँ, वो कपड़े पहनकर बैठें। अगर वो ऊपर से अपने वो एक ख़ास किस्म के ड्रेस और ख़ास किस्म की चीज़ें पहनकर बैठें, तब भी पहनकर बैठें, मसले को हल करें, इस मुल्क को फेल स्टेट होने से बचाएं, इस मुल्क को आप नाकाम रियासत बनाने से बचाएं। ये मुल्क जो है वो तेज़ी से खाई की तरफ जा रहा है, कोई इसको ब्रेक लगाए, और तेज़ी की तरफ जब खाई की तरफ जा रहे, खाई इतनी ख़राब है कि हम उसमें शायद कौन बचता है हमें नहीं मालूम है। अब ये मामला इस तरह नहीं है, आपको दुनिया भर में मशरक में, मगरब में, यूरोप में, अमेरिका में
कहीं से भी कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, लें, हासिल करें। सही। और आप अगर देखते रहेंगे कि हमें क्या कहता है फलां लेने वाला, फलां करने वाला, अगर आप इस तरह रहेंगे तो फिर आप खुदकुशी कर रहे होंगे। अल्लाह रहम करे। और अगर आप हाथ पाँव नहीं मारेंगे, अगर एक आदमी दरिया में पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, अगर वो हाथ पाँव नहीं मारेगा तो लाजमा मर जाएगा ना भाई। बिल्कुल सही हम बात। दरिया में गिर चुके हैं, अब हमने हाथ पाँव मारने हैं, अपने आप को बचाना है भाई। बिल्कुल सही। अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करें, कुछ भी करें इस मुल्क के लिए। खुदा के वास्ते सोचें यार, और ये इतना खूबसूरत मुल्क और इतना वसाइल से माला माल मुल्क जो है, आप सिर्फ डिक्टेशन पर रखी हुई है कि वहां से आएगी, सिग्नल आएगा तो फिर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब 22 करोड़ की आबादी है लगारी साहब। नूर आरिफीन, आपने सुना लगारी साहब की बातें। ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। यानी वो जिस तरह हम सुनते हैं या हमने श्रीलंका के मनाज़र देखे कि वो लाइनें लगी हुई है राशन के लिए, अब वो सूरत हाल तो नज़र आ रही है। यूटिलिटी स्टोर पर हम देखते हैं ख़वातीन खड़ी हैं और घंटों घंटों इंतज़ार करती हैं। कितनी सहूलत के लिए? शायद महीने के बाद 2 या 3 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा पूरे महीने के राशन पर। वो जाकर जिस दिन यानी कई घंटे खड़े हो रहे हैं सिर्फ 100-200 रुपए की रियायत के लिए, कई घंटे, और लाइन लगी हुई और वहाँ शदीद गर्मी। ये सूरत हाल है। मैंने अब लोगों को, गाड़ी वाले, कि जी कल पेट्रोल महंगा हो रहा है तो गाड़ियों की लाइनें लगी देखी हैं। ये सूरत हाल अब शुरू हो चुकी है। तो अब भी अगर नहीं फैसले करने के जी हमने रूस की तरफ जाना है नहीं जाना, अगर हम गंदम ले सकते हैं तो तेल क्यों नहीं ले सकते? एक अजीब ये भी बात समझ से बाहर है। और जिस तरह लगारी सब कह रहे हैं, बैठेंगे कब मिलकर बैठेंगे, कब ये फैसले करेंगे कि जब वो वक्त आ जाएगा जिस तरफ आप इशारा करें। मुझे यकीन करें, मुझे वो लफ्ज़ दोहराते हुए खौफ आता है कि जब ये हाल होगा कि कानून नाम की कोई चीज़ खुदा न खास्ता मुल्क में ना रहे, कि लोग कहें कि हमें तो खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा। उसामा, बड़ी संगीन बात है, लेकिन बहालत मजबूरी मुझे शेयर करनी पड़ रही है और ये बात मैं अपनी फैमिली से डिस्कस कर चुका हूँ। अपनी किताब का नाम मैं सोच चुका हूँ। मुझे अपनी पाकिस्तानियत का सबूत देने के लिए किसी इदारे के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना पाकिस्तानी हूँ मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। मुझे ज़बरदस्ती कोई नारा लगाने की या कोई परचम अपने जिस्म पर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना पाकिस्तानी हूँ सब जानते हैं। लेकिन बखुदा मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गवाह बना करके कह रहा हूँ, मैंने अपनी किताब का, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कभी ऐसा मौका है, अल्लाह ताला वो दिन कभी ना लाए, परवरदिगार आलम इस पाकिस्तान को अल्लाह ताला दवाम बख्शे, परवरदिगार अवाम के मसाइल का हल निकले। लेकिन जिस तरह हमने वो किताब पढ़ी है ना, मैंने ढाका टूटते देखा, मैं ढाका डूबते देखा, मैंने पाकिस्तान टूटते देखा का उन्वान चुन करके रखा है। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। एक आदमी, एक इदारा इस वक्त नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को रेस्क्यू करे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट। एक इदारा इस वक्त, एक आदमी, एक हुक्मरान, एक पॉलिटिशियन और इवन आम आदमी भी अपने आप से इतना इररेलेवेंट है कि उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि ये मुल्क रहता है या ये मुल्क इन लोगों के, जिनके औलादें, जिनके पैसे, जिनके मालो मता यहाँ से बाहर पड़े हैं, जिन्होंने यहाँ का सफीना गर्काब होने के बाद लंदन, दुबई, अमेरिका की फ़्लाइटें लेनी हैं। वो डुअल नेशनल्स जो यहाँ असम्बली में आकर के और अल्लाह रसूल का नाम लेकर के झूठ बोलते हैं, जो खुद मुख्तारी के दर्ज देते हैं, जिनके बच्चे यहाँ हैं, ना जिनकी बीवियाँ यहाँ हैं, ना जिनकी दौलत यहाँ पे मौजूद है। खुदा की कसम, इन सारे सूरत हाल में जो कुछ होना चाहिए, जिस इदारे की तरफ से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। आप मीडिया की बात कर लें, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा मंजूर नज़र मीडिया ग्रुप्स को नवाजा जा रहा है। 2 खबरें मेरे पास मौजूद हैं, ले करके बैठा हूं, जब मौजू आएगा तो इंशाअल्लाह ताला उसकी तरफ आपकी तवज्जो भी दिलाऊंगा। मीडिया बहैसियत मजमूई की अगर आप बात करें, उसकी कारकर्दगी पस्त है, रियासत के चारों सुतूनों की अगर हम बात करें एक एक करके, अगर खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह कोई इसको अपनी तौहीन न समझे, तो कोई इस हद तक सिंसियर अभी इस वक्त ये नजर नहीं आ रहा कि कोई हुकूमत को संभाले, कोई पाकिस्तानी अवाम को दिलासा दे। ऑब्जर्वेशंस जो आती हैं, ऑब्जर्वेशंस भी इस किस्म की आ रही हैं कि जो चीजें हो चुकी हैं, जिसको मैं और आप रोज़े रोशन की तरह जानते हैं, वही सारी चीजें आखिर में सवालात के तौर पर छोड़ दी जाती हैं कि ये बताया जाए कि क्या ये हुआ था। अब आप अपना सर पीटें कि ये तो एक आंख का अंधा, एक बहरा आदमी भी जानता है कि ये सब है, तो फिर इसके ऊपर कोई मामला क्यों नहीं हो रहा। आप ये देखिए कि पीटीआई ने अदालत में जाकर के और अपना अर्जी पेश की है कि जी हमें लॉन्ग मार्च निकालने की इजाज़त दी जाए।
ये अदालत का काम है? सियासी मामलात में आपने अदालत को घसीट लिया। अदालत जब फैसले देती है तो उन फैसलों पर जिस तरह की बात होती है, अदालत के ऊपर जिस तरह की बात होती है, आज कुछ ट्रेंड्स ऐसे इस वक्त चल रहे हैं और कुछ ऐसे लोगों की तरफ से चलाए जा रहे हैं जिनको मैं तो सहाफी नहीं मानता। वो बहुत बड़े हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत बड़ी हैं, वो मुकद्दस जगहों से होकर के आए हुए हैं, उनकी सीट बेल्ट भी बंधी हुई है, सब कुछ है। वो अगर नौकरी से भी निकाले जाएंगे तो भी वो घर में बैठ करके ठीक ठाक खाए कमाएंगे, इतना उन्होंने अपना राशन इंतजाम कर रखा है। लेकिन जिस तरह की हरकत और सकनात वो कर रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ, जिन इदारों के खिलाफ और जिन इदारों के सरबराहों के खिलाफ मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं तो मैं लरस जाता हूं और मैं सोचता हूं, या परवरदिगार, इस पाकिस्तान का कोई वाली वारिस भी है या सुबह से शाम तक सब कुछ ऑटो मोड पे लगा हुआ है? बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन आज ऑन एयर कहनी पड़ रही है, एक जुमला बस कह के खामोश हो जाता हूं कि सुबह से शाम तक हजारों अफराद, लाखों नहीं कह रहा और करोड़ों भी नहीं कह रहा, सुबह से शाम तक हजारों अफराद रोज नए सिरे से इस पाकिस्तान को लूटने, खाने, कमाने की एक नई राह इजाद करते हैं। रात गए तक यही सब काम होता रहता है और अगली सुबह उठ करके हम एक खुशहाल, तवाना, मुस्तहकम पाकिस्तान ढूंढते हैं। क्या मिलेगा? जिस तरह हमने ये अवामी मसाइल की बात की है, अगर हम रहबरों की बात करें, सियासत की बात करें, हुक्मरानों की बात करें, तो लगारी साहब वहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि अभी तक इमरान खान साहब डटे हुए हैं कि एहतजाज से ही इस हुकूमत को अब निकालना है। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन चली गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से और इमरान खान साहब ने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही वो लॉन्ग मार्च के हवाले से बताएंगे क्या है। अब उनका ये कहना है कि जी हमें एक महफूज रास्ता दिया जाए कि तशद्दुद ना हो। अब राना सनाउल्लाह साहब ने ट्विटर पर, वैसे मुझे नहीं याद कि कभी किसी वज़ीर दाखिला ने ये काम किया हो कि उन्होंने ये लिखा है कि कुछ जुर्रत करके दिखाए, क्योंकि कानून में तो ये है कि आप किसी शख्स को नहीं कह सकते कि फ़लाँ जगह से तुम आगे आकर दिखाओ तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा। लेकिन वज़ीर दाखिला ही ये कह रहा है कि कोई आप क्रॉस करेगा तो वो उसके साथ करूँगा कि देखें। अब उनके खिलाफ भी अदालत से हुक्म आ गया है कि वकला पर तशद्दुद करवाया गया तो उस पर मुकदमा वज़ीर दाखिला के खिलाफ दर्ज किया जाए, क्योंकि पुलिस तो दर्ज नहीं कर रही थी। तो लगारी साहब यहाँ तो हमें बस इंतशार, तशद्दुद और इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है और अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट देखेगी। सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए भाई। ये जिस तरह आरफीन साहब बता रहे हैं, मुल्क एक अजाब से गुजर रहा है, मुल्क ऐसी हालत से गुजर रहा है जिसके बारे में हमने, हमारे वहमो गुमान भी नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम देख रहे हैं कम से कम पिछले 50-55 साल से हर चीज़ हमारी नज़रों के सामने हो रही है। हम पाकिस्तान में हो रही वाली सारी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। ढाका हमारे सामने सरेंडर हुआ, हमारे सामने हथियार डाले गए, हमने देखा था, हमारी आंखों ने देखा था, गुनाहगार आंखों ने देखा था कि किस तरह से बैजेस उतार कर उसके सामने रखे जा रहे हैं और किस तरह से रिवाल्वर उठा कर से दिया जा रहा है, ये हमने देखा था। यार खुदा के वास्ते किसी चीज़ से सबक सीखो ना, किसी चीज़ से सबक सीखो। आप लोगों के बारे में क्या वो रखते हैं? अच्छा, इमरान खान साहब की कौन सी ऐसी चीज़ रुकी हुई है जिसके लिए ये लॉन्ग मार्च करना इनका ज़रूरी है? अच्छा करा ले दें, गिरा लें इस हुकूमत को, फिर क्या होगा भाई? पाकिस्तान बहरान का शिकार है। मैं पहले से कह रहा हूँ तमाम इदारे, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिल बैठें जी और ये सोचें कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से, इस बहरान से, इस सूरत हाल से कैसे निकालें जी। अच्छा, आपकी जेब में से माचिस उठाने, चुराने या आपसे छीनने के जो है मंसूबे बन चुके हैं। आपकी तीलियां आपसे ले ली जाएंगी, आप बैठे हुए होंगे। अच्छा, ये इतने खतरनाक हालात हमारे लिए पैदा हो रहे हैं कि हम क्या करें? अब लगारी साहब, ये जो है सूरत पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख आपके सामने है। के लिए हुक्मरानों की ख्वाहिश रखने वाले, हुक्मरानी की ख्वाहिश रखने वालों को ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। चूँकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो मुझे ब्रेक लेनी होगी, लेकिन नूर आरफीन उससे पहले इस पर शॉर्ट कमेंट में ले लूँ, बल्कि हमें कहा जा रहा है ब्रेक नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त क्या वाहिद हल इलेक्शन है आपकी नज़र में? इमरान खान साहब बैठने को तैयार हैं, वो कहते हैं कि पहले इलेक्शन की कोई डेट दे दी जाए। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जी इलेक्शन अनाउंस हो जाने चाहिए। कोई इसी पर बैठकर कोई बात कर लें, चले इलेक्शन की कोई डेट ऐसे अनाउंस हो जाए और इस शर्त पर सारे मिल बैठकर, चाहे उसको एक मुआशी पैक्ट आप कहते हैं कि जनाब ये हम एक दूसरे पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे, तेल की कीमतों को इस तरह से हम करेंगे, कोई किसी तरह से कोई शराइत, जब आप बैठते हैं मुज़ाकरात पर तो कुछ लेन देन तो होता है, कुछ दो कदम कोई पीछे हटता है, किसी की कोई बात मानता है,
कोई ऐसी सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, या ये जिस तरह अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चली गई है और अब सुप्रीम कोर्ट पर ही डिपेंड करेगा, अब हुकूमत भी वहाँ पर आएगी, वो भी अपना बताएगी, वज़ीर दाखिला जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, वो तशद्दुद हमें नज़र आ रहा है, वो भी पीछे नहीं हट रहे, वो कहते हैं आके तो दिखाओ, जो पीछे हुआ है 2 लोग मारे गए, पता नहीं अब और आगे क्या होगा। उसामा लगारी साहब ने जो कहा ना, मैं उससे अच्छा कह नहीं सकता क्योंकि इतना तजुर्बा मेरे पास नहीं है। उन्होंने कूज़े को दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है। तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रख करके फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान बैठना पड़ेगा। इमरान खान साहब, राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, MQM, JUI, वॉट एवर, इन सब को पहले एक नुक्ते पर आकर के पाकिस्तानियत के हवाले से अपने आप को, इमरान खान साहब को कन्विंस करना दुनिया का आखिरी सहल काम है, यानी बाल्फाज दीगर मुश्किल तरीन काम है। सामने PDM है, उसकी इत्तेहादी जमातें हैं, वो कह रहे हैं हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, अभी इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन होगा बाद में। मैं आपको बता रहा हूँ इमरान खान को सिर्फ कन्विंस करने की देर है। शायद मुझे ऐसा गुमान है या मेरा हुस्न ज़न है कि इमरान खान को अब इस वक्त नविश्ते दीवार भी पढ़ना चाहिए और उनको ज़रा विजडम का सबूत देना चाहिए। मार्क माई वर्ड्स, जिस तरह से ये हुकूमत जा रही है, जो कारनामे इन्वर्टेड कॉमास में ये हुकूमत सरअंजाम दे रही है सुबह और शाम, जो तड़ियाँ, जो थ्रेट्स ये अवाम को लगा रहे हैं कि अब पेट्रोल बढ़ा, अब कुकिंग ऑयल बढ़ा, अब घी बढ़ा, अब ये बढ़ा और अब वो बढ़ा, खुदा की कसम अगर इनको चंद सीटें भी मिल जाएं इस कारकर्दगी के बाद तो बड़ी बात होगी, कोई मौजज़ा होगा। इमरान खान को इनको ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं है, इमरान खान को लॉन्ग मार्च निकालने की भी जरूरत नहीं है। जो काम इमरान खान के लिए हम पहले कह रहे थे जब इमरान खान वजीर आजम थे, अब वही काम शहबाज शरीफ और उनके अनमोल रतन खुद सुबह शाम इस हुकूमत की बर्बादी के लिए कर रहे हैं। आपको लगता है कि लोग इलेक्शन में इन लोगों को वोट देंगे? लोग भूल जाएंगे वो सब कोड़े हंटर, वो सारी चीजें जो इनके साथ हो रहा है सुबह से शाम तक। एक आम आदमी जो 25,000 रुपए या 50,000 रुपए भी कमाता है, जिसके 2-3 छोटे बच्चे हैं, जो किराए के मकान में रहता है, जिसका एक माँ या बाप या दोनों अगर जिंदा हैं, आपको लगता है कि वो शहबाज शरीफ की शक्ल देखेगा? आपको लगता है कि वो आसिफ अली जरदारी के नाम पर खप्पे पाकिस्तान करके जो है वो इलेक्शन वोट देने चले जाएगा? आपको लगता है कि वो महाजरिज्म के नाम पर मुत्तहिदा को वोट देने चले जाएगा? नो सर, नो सर, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक आम आदमी की हिस्स अभी तक बरकरार है, अगर उसकी इज्जत नफ्स अभी तक बरकरार है, अगर उसकी सोचने समझने की सलाहियतें बाकी हैं, इन जमातियों का 1 साल के अंदर धड़न तख्ता हो जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, धड़न तख्ता सफाया हो जाएगा। फिर इमरान खान राज करें। लेकिन अभी इमरान खान को कन्विंस करना जरूरी है कि ये पाकिस्तान के लिए, ये 1-1.5 साल जो कुछ हो रहा है, ये जो अवाम दुश्मनी हो रही है, इसको रोकने के लिए भी उनकी एक कोशिश जो है, अगर हम कहें इस एक वक्त में काबिल कदर है। लेकिन अगेन फिर वही वाली बात है कि इस वक्त ये जुए शीर कैसे लेकर के आया जाएगा? आप पॉलिटिकल एक मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए, अब सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों को सियासी बयानात देने की या सियासी मूव्स करने की इजाजत देगी? सुप्रीम कोर्ट ये बताएगी कि अब आपने लॉन्ग मार्च निकालना है? ये मेरी जिंदगी में पहली दफा मैं ये सब कुछ देख रहा हूं। और इन तमाम गलतियों के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसने अपनी अना को आगे रख करके पाकिस्तान को स्टेक पे लगाया है। पाकिस्तान स्टेक पे है इस वक्त किसी इमरान खान की बात नहीं है, इस वक्त आसिफ जरदारी की बात नहीं कर रहा मैं, इस वक्त शरीफों की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। और इन लोगों को भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जब हम ही नहीं होंगे, जब आवाम ही नहीं होगी, तो ये हुक्मरान कहां के होंगे? ये CM PM किधर के होंगे? ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये कहां के होंगे? इनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि ये जिन लोगों पे हुकूमत करते हैं, जिन अहमकों पर, कुछ अहमक इनको अभी भी चाहिए, कुछ को तो छोड़ दो। अच्छा, अब लगारी साहब, जिस तरह नूर आरिफीन कह रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, तो आज 8 बजे इमरान खान साहब का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी बोल्ड न्यूज़ पर है, और तजिया प्रोग्राम जो कि समी इब्राहिम साहब करते हैं, वो इंटरव्यू कर रहे हैं इमरान खान साहब का, साबिक़ वज़ीर आज़म का। तो उसमें भी ज़ाहिर है कि बड़े अहम इस वक्त सवालात हैं, और इमरान खान क्या सोच रहे हैं आने वाले दिनों के बारे में उनके, तो उस हवाले से भी जान सकेंगे। 8 बजे देखना नहीं भूलिएगा, 8 बजे ये बराह रास्त नशर किया जाएगा इंटरव्यू। अच्छा, अब लगारी साहब, जिस तरह हम अवामी मसाइल पर बात करते हैं, ये मुजफ्फरगढ़ में कत्ल की हौलनाक वारदात जिस तरह की सामने आई है, इससे तो इंसान लरस जाता है।
जी, बहुत ही हौलनाक तहसील अलीपुर का शाह मस्तोई है। पहले आपको याद होगा कि एक वाक़या हुआ था मस्तोई कबीले के गांव में, एक निहत्ती लड़की को जिसका नाम मुख्तार माई था, जिस तरह दीदा दिलेरी से दिन दहाड़े बेदर्दी से सफाकी से जिस तरह वहशियाना अमल का निशाना बनाया गया था, ये भी एक बस्ती मस्तोई है जहाँ पर जो है वो 5 अफराद का कत्ल हुआ है, 3 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, और उसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। शौहर लटका हुआ है और उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और बीवी जो है उसकी गर्दन कटी हुई है। शौहर जो है इमरान नाम है उसका, मोहम्मद इमरान, उसकी हाथ बंधे हुए हैं और गले में रस्सी है। बीवी जो है उसकी गर्दन कटी हुई है और बीवी सायरा जो है वो, उसके बच्चे जो हैं 7 साल हुस्ना, 5 साल हसीबा, 3 साल हानिया, इनकी गर्दनें कटी हुई हैं। ये है सूरत हाल। और पुलिस ये कहानी सुना रही है कि जनाब ये खुदकुशी है। क्या इज्तमाही खुदकुशी है? क्या इनफरादी खुदकुशी है? खुदकुशी करने वाला कौन है? किसने खुदकुशी की? मीडिया को नहीं जाने दिया गया, सहाफ़ियों को रोका गया और डीएसपी जो है वो तनाता फिर रहा है कि जी हाँ, ये तो मैं मीडिया को कोई मौक़िफ़ नहीं दूंगा, मैं नहीं बताता हूँ। तो अब चीफ मिनिस्टर ने नोटिस लिया है, आईजी पुलिस पंजाब ने नोटिस लिया है, लेकिन मुझे ये नोटिस जो है कोई नतीजा खेज होता नहीं लगता है। एक इंतहाई तकलीफ दे वारदात हुई है, लोगों के नफ्सियाती मसाइल बढ़ रहे हैं। ये लड़की ने पसंद की शादी की थी, उसके रिश्तेदारों को ये नहीं मंजूर था। ये वहाँ पर एक कल्चर है, ये सारी सूरत हाल इनके इल्म में होती है और फिर ये कि उल्टा इसको हवा दी जाती है। ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है, पुलिस प्रोटेक्ट करती है, कातिलों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अब देखना चाहिए इस मामले को, बरह रास्त आईजी पुलिस देखें और जो डेरा गाजी खान डिवीज़न के आरपीओ हैं वो देखें, जो एसएसपी हैं मुजफ्फरगढ़ के वो देखें, वो आएँ इस मामले पर बात करें और लोगों को एतमाद मिलें। ये सीधा साधा 5 अफराद का कत्ल जो है जिनकी गर्दनें कटी हुई हैं, क्या कोई खुदकुशी के लिए गर्दन काटने का रास्ता अख्तियार करता है? वो अपने अगर उसने कत्ल किया है तो उसने अपने हाथ पीछे की तरफ ले जाकर किसने बांधे? सही। और किस तरह अपने रस्सी गले में डाली और फिर पीछे हाथ भी बांध लिए, ये कैसे हुआ? उनकी गर्दनें कटी हुई, उनने कैसे खुदकुशी की? ये सारी चीज़ें मंजर आम पर आनी चाहिए और मुजफ्फरगढ़ पुलिस को, अलीपुर पुलिस को और ये तमाम जो लोग हैं ज़िम्मेदार, उनको इस सारी सूरत हाल पर लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। बड़ा इशू हो गया है। बिल्कुल ठीक। और खुदा न खास्ता सियासी हालात जिस तरह को जा रहे हैं, मुझे लॉ एंड आर्डर की सूरत ख़राब होती लग रही है। अल्लाह रहम करे। और जिस तरह आपने कहा लगारी साहब, ये बड़ा मसला है। पुलिस बजाय इसके कि कोई जुर्म हुआ है उसके मुजरिमों को पकड़ने के पीछे जाए, मीडिया की तरफ हो जाता है कि कहीं ये बात सामने ना आ जाए, कहीं ये बात किसी को पता ना लग जाए, क्योंकि फिर मीडिया बात करेगा तो फिर ज़ाहिर दबाव बढ़ जाएगा और चीफ मिनिस्टर को, आईजी को नोटिस लेना पड़ेगा और फिर वो नोटिस लेंगे तो हमें भी कोई कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। बस दबा दो, खुदकुशी का रंग दे दो, मामला ही ख़त्म। यानी हाथ बंधे और कैसे खुदकुशी हो गई। अब देखते हैं कि नोटिस लिया गया है, इस मामले में क्या होता है। एक दफ़ा फिर सियासत का रुख करते हैं और आरिफीन नामा में बात करेंगे MQM की सियासत की, और जिसमें हमने देखा है कि दिलचस्प सियासत है कि जो भी हुकूमत में हो MQM उसके साथ ज़रूर नज़र आती है, बल्कि जो हुकूमत में आने वाला हो उसके साथ भी आ जाती है। तो यही MQM ने अब किया है। लेकिन कुछ MQM की सियासत के माजी के हवाले से भी बात करेंगे। आरिफीन, कि आपको क्या नज़र आ रहा है, कैसी चल रही है MQM की सियासत? एक दफ़ा फिर वो अभी मैंने देखा कि जरदारी साहब से मुलाकात भी हुई और वहाँ भी कुछ गिले शिकवे हुए कि मामला तो उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहे जितना सोचा गया था, लेकिन कुछ दावे अब भी हैं MQM के। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सियासी माहौल में जो कशीदगी दर आई है उसकी कमी का इलाज फरमाते हुए हंसी मजाक शुरू कर दिया है। उन्होंने फरमाया है मुत्तहदा ने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की। चलो, मैं वो एक एंकर सही कि जिसे एंकर बनने से रोकने के लिए मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन वाली ने सर तोड़ कोशिशें की, जिसको कलमा तक पढ़ाया गया, जिसके लिए सुपारियां तक दी गई, बहुत कुछ हुआ, जिसमें MQM के लड़के तक गिरफ्तार हुए।
मैं बोग्ज में कह रहा हूं, लेकिन इस शहर के किसी एक पत्थर से, किसी एक जानवर से आप ये बात जाकर के क्रॉस चेक कर लीजिए, क्या खालिद मकबूल होश हवास में थे जिस वक्त उन्होंने ये मुशगाफियां की? MQM का माजी लिसानियत से रंगा हुआ है। MQM एक है, MQM सिर्फ एक है। इसको पाकिस्तान, नाइजीरिया, ललूखेत सिर्फ जरूरत के तहत बनाया गया है। साबित हो गया कि 22 अगस्त के बाद अल्ताफ हुसैन को माइनस करने का वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो जरूरत के तहत किया गया था, ताकि अपनी मर्जी के सेटअप्स को ला करके अडॉप्ट करके चलाने की पाकिस्तान को अदाकारी की जाए। और आपने देखा कि उसके बाद वो लोग जिन पर FIR तक थी, जिनको रॉ से ताल्लुक के ताने तक दिए जाते थे, जिनको उठाया तक गया रात के अंधेरे में घरों से, उनको बाद में नफासत का लिबादा उड़ा करके और फिर इमरान खान सरकार में उनसे क्या कुछ मजदूरियां नहीं करवाई गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदों और मकामी लोगों की नुमाइंदा जमात सिर्फ MQM पाकिस्तान है। मैं आपको अपने इलाके में लेके चलता हूँ और बबांगे दोहल में ये बात कह रहा हूँ। PTI को मैंने हर फोरम पर, हर उस वक्त के जब PTI पर तनकीद बहसीत हुकूमत बनती थी मैंने की। मैंने नवाज शरीफ पर उस वक्त तनकीद की जब नवाज शरीफ हुकूमत में थे, और अब मैं इन पर इसलिए तबर्रा कर रहा हूं क्योंकि इन पर तबर्रा करना बनता है। आप आकर के देखिए, मैं आपको अपने जहां मैं रहता हूं मैं लेकर के चलता हूं। खुदा की कसम 28 साल में, मैं ऑन एयर कह रहा हूं, इसको रिकॉर्ड बना लीजिए, 28 साल में वहां पर MQM ने कोई काम नहीं किया। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा MNA कि जिसको शायद 11th आवर तक खुद भी नहीं पता होगा कि वो वहां उर्दू बोलने वाले लोगों का MNA बना करके और कल से उसको चार्ज दे दिया जाएगा। वो एक MNA PTI का, इमरान खान का, वो इख्तिदार में आया, वहां इलाके में उसने अपने फंड से सड़कें भी बनवाई, गलियां भी पुख्ता करवाई, पीने का पानी का, सीवरेज के पानी का काम जो है वो भी वहां पे हुआ। लेकिन आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि चूंकि PTI वाले रिजाइन कर गए हैं, पीपल्स पार्टी को कराची डूबता है, डूब जाए, बम फटता है, अल्लाह माफ करे, फट जाए, कराची से उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए PTI वाले हुकूमत में ना होने का सबब इस वक्त पाकिस्तान का, कराची का एक आम शहरी जो भुगत रहा है वो ये कि इनके सारे फंड्स जो हैं वो सीज कर दिए गए। वो तमाम मशीनरी जो इस वक्त ग्राउंड पे थी, वो मशीनरी उसके ऊपर मुत्तहदा के झंडे लगा करके और उन मशीनरी को वहां इलाकों में खड़ा कर दिया गया है। सड़कें खुद ही पड़ी हैं, नाले अगर उबले, बरसात होने वाली है और अगर बरसात हुई तो आप सोचिए कि कराची का एक आम आदमी जाएगा कहां? फिर वो जिए मुत्तहदा के नारे लगाएगा, फिर वो ये देखेगा कि कराची का एक आम आदमी, एक उर्दू बोलने वाला जिसको इलेक्शन में महाजिर होने का झांसा दे करके और लूट लिया जाता है। आज अभी थोड़ी देर पहले हमारे ही चैनल पे खबर ब्रेक हुई है कि रुकन राब्ता कमेटी अब्दुल वसीम का नाम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए तजवीज़ कर दिया गया है। मुर्तज़ा वहाब पहले ही सोने पे सुहागा थे, उससे पहले जो थे, जो अपना मेयर था, जिसकी कराची के भंगी नहीं सुनते थे, वसीम अख्तर, 30 से ज्यादा मुकदमात का बोझ अपनी गर्दन पे झेल रहा था, उसने क्या डिलीवर किया ये बताना पसंद करेंगे MQM और खालिद मकबूल सिद्दीकी। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यही शराइत थी जिनकी वजह से इमरान खान का साथ छोड़कर अब मौजूदा मखलूत हुकूमत उसका साथ देना शुरू किया MQM ने। लेकिन अब जिस तरह आपने एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, देख लेते हैं कितना MQM एडमिनिस्ट्रेटर हासिल करके, ये सीट हासिल करके काम करती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कुछ ही देर में आप इमरान खान साहब का, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का खुसूसी इंटरव्यू आप देखेंगे। तज्ज़िया प्रोग्राम समीम इब्राहिम के साथ देखना मत भूलिएगा। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।